हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 27 मार्च लास्ट डेट है सीयूईटी के फॉर्म फिलिंग की। तो सबसे पहले आप सीयूईटी के फॉर्म अच्छे से भर लीजिए। उसके बाद बच्चों आप लोग तुरंत प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास है नहीं। और अगर अभी आपने 1 महीने का गैप ले लिया और ये सोचा कि अभी तो बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए, अभी थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं, फिर जब सीयूईटी के एडमिट कार्ड आने लगेंगे या लास्ट टाइम आएगा तब पढ़ना चालू करेंगे, पता चला जो आपने इधर तैयार किया है वो भी आपको ऐसा लगेगा फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो समय को वेस्ट बच्चों मत करिए और कोशिश करिए जिस भी एग्जाम के लिए आप देख रहे हैं उसकी तैयारी कॉन्टिन्यूअसली। हाँ, आप चाहें तो रोज 4 घंटे पढ़ते थे, 2 घंटे पढ़ सकते हो, 1 घंटे पढ़ सकते हो, बट बेटा पढ़ना डेली है आपको। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं इस फिलहाल सीयूईटी 2024 के लिए, जिसमें हमने 2023 का जो पेपर आया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो हमने सॉल्व कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। पूरे 4 या 5 वीडियोस में पूरा एक पेपर है। अब हम कर रहे हैं 2022 में जो पेपर हुआ था सीयूईटी का, उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर बच्चों कर रहे हैं। कल की डेट में हम लोगों ने सेक्शन ए फिनिश किया था, जो कि प्योर मैथ और अप्लाइड मैथ दोनों के लिए कॉमन था, जिसमें 15 क्वेश्चन थे। आज सेक्शन B1, जिसमें कि B1 क्या, इसमें तो B2 में आया हुआ था मैथ, और आपको तो फिलहाल B1 में मिलने वाला है, जिसमें कि 50 में से आपको पता है 15 क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलते हैं, 35 में से 25 करने होते हैं सेक्शन B1 में। तो फिलहाल 15 क्वेश्चन कल की डेट में हमने कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो, वहां पे हमने 15 क्वेश्चन सेक्शन ए का कंप्लीट करा दिया है, जो कि दोनों टाइप ऑफ मैथ्स के लिए कॉमन था। आज 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से 60 इसमें होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 16 से 50 का मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक बच्चों, तो ये किसके लिए था? ये अप्लाइड मैथ के लिए था। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल इस साल आपको B1 में ही मिलेगा, यहाँ पर B2 में था, इसलिए आपको सीरियल नंबर 51 से 60 मिलेगा। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज। इसी तरह से 10-10 करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और 2022 का ये पेपर है जिसमें 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं उसी के बाद। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। आपको बता दें एक बार फिर से, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन कंपलसरी है, कॉमन है दोनों टाइप ऑफ मैथ के लिए। सेक्शन B1 या B2 जो मैथ या अप्लाइड मैथ लिए हैं, आपके लिए B1 मिलने वाला है अपकमिंग एग्जाम में। 35 क्वेश्चन रहेंगे और आपको बच्चों कितने करने होंगे? 35 में से 25 करने होंगे, 10 आप छोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, निगेटिव मार्किंग 1/5, यानी 1 नंबर निगेटिव मार्किंग है। तो चलिए इसमें मैच करना है। ऑप्शंस मैंने हटा रखा है यहाँ पर, नहीं तो ऑप्शन देख के तो खैर आसानी से हम लोग कर सकते थे। तो ये कुछ रिलेशन दिया हुआ है और आपको चेक करना है 1 1 ऑन 2 रिलेशन है या इक्विवेलेंस है या बाइजेक्टिव है। सबसे पहले सेट आर क्या डिफाइंड है? x, y such that x and y आर स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल। दो स्टूडेंट हैं ए और बी, वो किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं। सपोज करो किसी भी स्कूल में, दिल्ली DPS में पढ़ रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए और ए रिफ्लेक्सिव, मतलब अगर दोनों एक ही स्टूडेंट है तो DPS में पढ़ेगा ही पढ़ेगा, रिफ्लेक्सिव हुआ। अगर ए बी DPS में, तो क्या BA DPS में नहीं पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो मतलब BA भी क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया। BA क्या हो गया, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और BA भी आर में कर रहा है, जिसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब 3 दोस्त हो गए, मतलब सपोज करो ए और बी दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ बी और सी भी DPS में पढ़ रहे हैं। तो क्या ए और सी DPS में नहीं होंगे? बिल्कुल, ए और सी भी तो उसी स्कूल में ही बिलोंग करेंगे ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी ए का मैचिंग किसके साथ मिल रहा है? फोर्थ ऑप्शन के साथ, ठीक है। बी ऑप्शन में देखिए क्या बोला जा रहा है, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रिलेशन ऐसे डिफाइंड है कि दो लाइंस हैं वो आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। सपोज करो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? यानी L1 L1 दोनों अगर सेम लेते हो तो क्या दो सेम लाइन एक आपस में परपेंडिकुलर होगी? कभी नहीं, वो तो कोलिनियर हो जाएगी ना, कोइंसिडेंट हो जाएगी, एक के ऊपर एक लाई करेगी। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ओके। सिमेट्रिक, L1 L2 परपेंडिकुलर, क्या L2 L1 परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा, चाहे ये इसके परपेंडिकुलर बोलो या ये इसके परपेंडिकुलर बोलो। अच्छा, अब बात आती है क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए L1 L2 अगर R में बिलोंग कर रहा हो, मतलब L1 L2 परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ L2 और L3 अगर परपेंडिकुलर हो, यानी कुछ सीन ऐसा है जैसे ये L1 हो गया,
ये L2 हो गया। मान लो बच्चों ये क्या है, L3 है जो कि L2 पर परपेंडिकुलर है। अब बताइए क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो पैरेलल होंगे ना। L1 और L3 क्या होंगे? पैरेलल। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट से, सिमेट्रिक। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। आर से आर पर डिफाइंड है 2 - 3x। तो क्या ये रिलेशन, अब दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, एक बच रहा है क्या बाइजेक्टिव और एक बच रहा है 1 1। आर से आर पर एफ एक्स हमारा क्या है 2 - 3x। क्या ये 1 1 है? बिल्कुल। आप 2 - 3x1 बराबर 2 - 3x2 करो, आपको सॉल्व करने पर x1 = x2 मिलेगा, मतलब ये 1 1 है। इसी तरह ऑन टू के लिए क्या करो, 2 - 3x को क्या ले लो y, है ना। तो यहां से 2 - y/3 किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या x किसी भी वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है? बिल्कुल नहीं, सभी पे यहाँ पर डिफाइंड है, कुछ भी y की वैल्यू ले लो। इसका मतलब यहाँ पे जो इसका कोडोमेन होगा, ये जैसे यहाँ पर कोडोमेन आप देख रहे हो, इसका कोडोमेन R है और यहाँ पर इसका रेंज निकालोगे बच्चों तो रेंज भी क्या है? R। क्यों R है? क्योंकि y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जहां पर ये डिफाइंड ना हो x हमारा। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन सेम है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो सी का ऑप्शन कौन सा हुआ करेक्ट? थर्ड, सामने वाला। बच रहा है ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन बच रहा है सेकेंड, यानी ये 1 1 है बच्चों और ऑन टू नहीं है। बिल्कुल सही। 0 से 1, क्योंकि देखो डिफाइन कैसे है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 से R पर डिफाइंड है। और किस तरह से डिफाइंड है? f(x) = 1 + x²। तो डिस्टिंक्ट 0 से 1 के बीच में एलिमेंट लेना है। डोमेन आपका 0 से 1 क्लोज इंटरवल है, अलग अलग एलिमेंट लोगे इस इंटरवल में तो आपको इमेजेस अलग अलग मिलेंगी। 1 1 हो गया। ऑन टू क्यों नहीं है? क्या कभी भी कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लो, -2 ले लो, तो क्या x की कोई भी वैल्यू ऐसी पा सकते हो जिसको रखने पर -2 आपको मिले? कभी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, आपको पेपर में ऑप्शन मिलेगा तो एक या दो ही सही आप निकालोगे तो आपको सारे आंसर तुरंत सही मिल जाएंगे। ठीक है, चारों निकालने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी, ऐसा हमने पीछे किया भी हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड है। cos इनवर्स √3/2। cos में 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 sin 2 cos इनवर्स cos 30 डिग्री, है ना। तो cos इनवर्स से cos हट गया, ये क्या हो जाएगा 2 sin 60 डिग्री, 2 क्योंकि बाहर इनटू में है। अब sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। 2 से 2 कट गया, √3 बचा, तो tan इनवर्स √3। tan 60 की वैल्यू वो होती है क्या? √3। तो π/3 ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, ये भी मैच द फॉलोइंग। इसमें देखिए ऑप्शन नीचे मैंने दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्योंकि आसान भी है। द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर आपको याद है तो देखिए क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, बिल्कुल ए के साथ फोर्थ, ए के साथ फोर्थ कहां नहीं है? तीसरे में नहीं है, बाकी 1 2 3 में है। तो एक वैल्यू और निकाल लो। रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये ओपन होता है वही चीज साइन का, -π/2 से π/2 ओपन में, तो बी का मैच कर रहा है सेकंड के साथ। आई थिंक अब आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ए का 4, बी का सेकंड और कहीं है नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आप चेक करना चाहो सी का फर्स्ट, देखो कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2 सभी पर डिफाइंड है क्लोज इंटरवल में, केवल सिंगलटन 0 पर डिफाइंड नहीं है। डी का थर्ड सेक इनवर्स एक्स का ये होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, केवल π/2 पर डिफाइंड नहीं है। तो ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। अच्छा, इसमें ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा क्या आएगा, तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, सीधा लिख ही देते हैं ए ट्रांसपोज और इनटू में ए ट्रांसपोज आएगा क्या? ये हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और इधर क्या है? cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है?
साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले रो को उठाइए, एक बार पहले कॉलम में रखिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मतलब 1। फिर इस पे रखिए तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कुल मिला के क्या आ जाएगा 0। अब सेकंड रो को उठाइए, फिर इस पे फर्स्ट कॉलम में रखिए, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0। इस पे रखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि 1। यानी आपने देखा कि ए ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपके पास अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आराम से करिए, कोशिश करिए कम से कम समय में करने की कोशिश करिए, जितना आप समय कम लेंगे उतना बेटर आपके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके लिए हम सभी को पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। हमारा बच्चों टारगेट क्या है, इस ए का डिटर्मिनेंट निकालना। तो जब 2 लेंगे तो अंदर क्या आएगा, -1 -8, -1 लेंगे तो क्या आएगा, -3 -0। थर्ड के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करने का मतलब नहीं है। -9 2 जा -18 और ये हो जाएगा +3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, -15। अब हमें इसका क्या करना है, -15 का स्क्वायर। तो -15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस में। बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए हुए, उसको देख के बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अ मॉडुलस फंक्शन, आप सिंपल मॉडेक्स का ग्राफ चाहे तो ड्रॉ कर लीजिए। हमेशा मॉडुलस के लिए कहा जाता है विक्ट्री सिंबल, आप जो जानते हो, ये मॉडुलस एक्स का ग्राफ होता है ना। अ मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। बिल्कुल, ये तो हर जगह पे पॉइंट, कहीं पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर ये स्टेटमेंट सही है। ओके, अब मॉडुलस फंक्शन में और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। जब ए सही हो गया तो बी फिर कैसे सही हो सकता है, ये तो डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला, तो स्टेटमेंट ए सही है। अभी क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए इसमें लिखा हुआ है कि केवल ए सही है, ए से सही होने वाला देखो अभी हमारे पास कौन कौन सा है, 1 और 3। ये श्योर हो चुका है, आंसर हमारा 1 और 3 में से कोई एक होगा। कौन सा होगा अभी आगे पता चलेगा। एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। रैशनल फंक्शन जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 1/x और इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस सिंगलटन 0 है ना। तो r माइनस 0 पर ये हर एक वैल्यू पर, अब इस डोमेन, क्योंकि बात डोमेन की हो रही, अगर r की होती तो बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूअस सब पे ना होता, 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है, रैशनल फंक्शन की डोमेन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो भी रैशनल फंक्शन होगा तो वो केवल डोमेन पे अपने हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है ना। केवल x इक्वल टू 0 पर, अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो x इक्वल टू 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूटी देगा, लेकिन हमारा डोमेन में तो 0 है ही नहीं। इसी तरह से अगर मैं 1/x-2 ले लूं तो ये केवल x इक्वल टू 2 पर देगा, बाकी नहीं। तो हर फंक्शन, रैशनल फंक्शन अपने डोमेन पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी सी जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो ए सही हो गया, सी सही हो गया। ए और सी से रिलेटेड बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपको मिल गया है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है डी भी चेक कर लीजिए सही है क्या। इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। बिल्कुल बच्चों ये बात सही है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका एक एग्जांपल आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। ये पेपर में देखिए आया हुआ था क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि k की वैल्यू हमें चाहिए अगर फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यानी f ऑफ 0 हमारा क्या है, k है। k तो कुल मिला के हमें इसकी लिमिट चाहिए है ना। whenever x tends to 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन में x रूट 2। ये सिंप्लीफाई कर ले, इसकी जो लिमिट आएगी वही k की, जो इसकी लिमिट आएगी बच्चों वही k की क्या होगी, वैल्यू होगी।
तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में x रूट 2, 1 से 1 कैंसिल, साइन एक्स बाहर आ जाएगा तो रूट 2 साइन एक्स अपॉन में x रूट 2 लिमिट x टेंस टू 0, रूट 2 से रूट 2 कट गया। हमें पता है सैंडविच थ्योरम के एप्लीकेशन पे हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो k की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। dy बाई dx चाहिए, एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू log sec e टू द पावर x स्क्वायर, y डैश यानी dy बाई dx क्या log का होता है 1 अपॉन sec e टू द पावर x स्क्वायर, फिर sec का फिर से करेंगे तो sec x इंटू tan x, तो sec e टू द पावर x स्क्वायर tan e टू द पावर x स्क्वायर, फिर e टू द पावर x स्क्वायर का करोगे तो e टू द पावर x स्क्वायर आएगा, फिर x स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा। ये और ये कैंसिल, क्या बच रहा है पहले इसको लिख लीजिए 2x e टू द पावर x स्क्वायर tan e टू द पावर x स्क्वायर, 2x e टू द पावर x स्क्वायर tan e टू द पावर x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बच्चों करना नहीं होता, आपको करना तो कम ही होता है, जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना ज्यादा आपका समय क्या होगा बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, y इज इक्वल टू e टू द पावर log साइन इनवर्स है। आपको पता है e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता क्या है यहां से है साइन इनवर्स x। इसी तरह से यहां पर भी e टू द पावर log cos इनवर्स x लिखा हुआ है, तो यहां से क्या बचेगा cos इनवर्स x, और हम सभी को पता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है पाई बाई 2। हमें चाहिए क्या, देखना है कि dy बाई dx क्या आता है। भाई किसी भी कांस्टेंट का dy बाई dx क्या होता है 0, तो इसका भी पहला ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, इंटीग्रल का क्वेश्चन है। देखते हैं, पहला इंटीग्रल है 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। ओके, तो ऐसा करते हैं रूट एक्स को t मान लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx बराबर dt। लेकिन ऊपर तो है ही नहीं कोई, है ना x का ऐसा कोई टर्म, तो ऐसा करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं क्या, dx बराबर 2 रूट एक्स dt, तो हो जाएगा dx बराबर 2t dt। dx को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं 2t dt, तो ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2t अपॉन में x का मतलब होगा, ये x है ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा या t स्क्वायर प्लस t कॉमन लेके काट दो, 2 को बाहर कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस t या t प्लस 1, और इसका बच्चों इंटीग्रल होगा log, तो 2 log 1 प्लस t प्लस x, और t हमने माना किसको था रूट x को, तो 2 log 1 प्लस t, 2 log रूट x प्लस 1 प्लस c। तो आप देख रहे हो a का ऑप्शन 3 के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, a 3 के साथ, अगर ऑप्शन से सीधा जाएं तो a 3 के साथ फोर्थ में नहीं है, a 3 के साथ फर्स्ट में नहीं है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, इसी में से किसी एक में होगा। अभी के लिए फिलहाल ये मिल चुका है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैच कर रहा है थर्ड के साथ। बी ऑप्शन का देखते हैं, e टू द पावर log रूट एक्स है, इसको सीधा सीधा रूट एक्स बाई एक्स लिखेंगे, ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ, इंटीग्रल करिए माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस का c, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा x की पावर हाफ और हाफ ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी, यानी b मैच कर रहा है 1 के साथ, b मैच कर रहा है 1 के साथ। ऑप्शन नंबर 3 देखो बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा ना मैक्सिमम मैचिंग वाले में आपको 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है, आप जरूरी नहीं सीरियल से 2 सॉल्व करिए, जो आपको चारों पांचों में से जो सबसे इजीएस्ट लगे ना कि कोई 2, उन्हीं को सॉल्व करिए, जरूर इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक पेयर आपको मैच कर जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अगर आप चाहो तो सी और डी को इंटीग्रेट करके, ये आपका काम है, आप करिएगा। हमारा फिलहाल आंसर आ चुका है, सी का आंसर 4 आएगा और डी का आंसर क्या आने वाला है, सेकंड आने वाला है। इसमें लॉग वाला 4 कॉमन ले लोगे, 1/x² - a² 1/2a log x - a x + a वाला फॉर्मूला लगेगा। और यहां पर e की पावर √x है, आप √x को t मानकर कर सकते हो, तो एक इसका इंटीग्रल आप निकाल लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो ये थे आज के लेक्चर में, केवल 10 क्वेश्चन ही हम आप लेकर आए थे। ठीक है, इसी तरह से आगे भी हम वीडियोस लेकर आएंगे और भी क्वेश्चंस कराएंगे। आप भी कोशिश करिए, समय सीखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, मे भी आप में से किसी ने पूछा नहीं, कुछ लोग मेरे से ऑफलाइन में पूछते भी हैं। ये बहुत बड़ा बच्चों टास्क होता है किसी भी पेपर के लिए, टाइम मैनेजमेंट। 60 मिनट का पेपर है, 50 क्वेश्चन करने हैं। इस 50 में 2 डिवीजन मिलेगा, 15 और 35। ये कंपलसरी होता है, इसमें हमको 25 ही करने होते हैं, टाइम है 60 मिनट। तो कितना समय हम सर दें कि हमारा जो 40 क्वेश्चन है, आपको पता है एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और 40 क्वेश्चन आपका 200 नंबर का है। तो कितना हम समय दें किस सेक्शन में, या कितना समय दें सर, तो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, पहला जो सेक्शन ए होता है बच्चों, वो इजी होता है, उसको आप 20 से 25 मिनट में, मिनिमम नहीं लिखा, ये मिनट है, 20 से 25 मिनट में 15 क्वेश्चन पूरा का पूरा करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो तुक्का मार दीजिए, लेकिन अगर 2 से ज्यादा ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो छोड़ दीजिए। छोड़ना भी अच्छी बात होती है, ठीक है, जहां पे माइनस मार्किंग होती है। अब बच रहा है सर ये 35 क्वेश्चन और करना है हमें 25। जाहिर सी बात, आप 35 पढ़ोगे भी, और हमारे पास बचा कितना, अगर 25 मिनट इधर यूज कर दिया, हमारे पास बचा कितना, 35 मिनट। तो जो B1 पार्ट आपको मिलेगा, उसमें आपको 35 मिनट में 25 क्वेश्चन बच्चों आपको करने पड़ेंगे। 25 क्वेश्चन 35 मिनट में हो तो जाएंगे। समय आपका जानते हो कौन खींचेगा, आप क्वेश्चन को रीड करोगे और फिर सोचोगे इसको करें कि ना करें, यही आपको समझना है। जहां पर आपको दिख जा रहे, जैसे ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान होते हैं, कम। मैच द फॉलोइंग छोड़ो ही मत, क्योंकि उसमें ऑप्शन है ना, 1-2 आप कोई भी 1-2 सॉल्व करोगे, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। जहां पे पता चल रहा है कि आप, जैसे यही वाला था, इसको तो पेन भी नहीं चलाना था, सीधा सीधा दिख रहा था, आप कोशिश करो बिना पेन चलाए सॉल्व करने की कोशिश करो। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस करेंगे, π/2 प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंशियल 0, आंसर, आगे बढ़ेंगे। जहां पे बहुत ज्यादा वर्किंग हो जाए, छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप 40 क्वेश्चन ही आपको करना है। ठीक है, आप सोचो कि 200 नंबर का सर मैथ का क्वेश्चन है, हम 40 ही करें। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके एक शिफ्ट से ज्यादा एग्जाम हुए बच्चों, तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस 40 में से आप ये मान के चलो, आप अपने माइंड सेट में रख के चलो कि हमें 200 में से कितने नंबर गेन करने हैं, 175। या मैं यूं कहूं कि आप ये टारगेट लेकर चलो कि 35 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको सही करने ही करने हैं, विदाउट एनी एरर। अब बचे हुए जो 5 क्वेश्चन है, क्योंकि आपको छोड़ने का ऑप्शन, देखो 5 में छोड़ने का ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेकंड में 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन है, तो फंसने का सवाल ही नहीं उठता कि आप उस क्वेश्चन को ना करो। ए सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन में भी आपको फंस जाए, नहीं तो आप पूरी कोशिश करो कि 40 का 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको आते हो। ना आते हो बिल्कुल टच मत करो। हाँ, बहुत खराब जा रहा है तो फिर तुक्का तो मारोगे, मुझे पता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अपने आप को रोक पाना, आंसर को टिक मारे या ना मारे, ये पता होते हुए कि अरे ये मेरा अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग ले जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस चीज का, टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के इसके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।